Today's topic is emission spectrum of hydrogen or hydrogen spectrum. Clear? For the explanation of hydrogen spectrum, I will tell you some important terms like wavelength, frequency and velocity. Wavelength means distance between two successive crest or trough is called wavelength. देखिए सपोज ये कोई वेव है, ठीक है, और ये जो अपर पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, और जो लोअर पार्ट को आप बोलते हो ट्रफ. ठीक है, तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको आप कहोगे वेवलेंथ. ठीक है, या बोल सकते हो आप एक वाइब्रेशन में वेव जितना चले वो होगी उसकी wavelength. It is represented by lambda. Clear? Its unit is angstrom, and 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 8 centimeter or 10 to the power minus 10 meter. Similarly, frequency means the number of waves which pass across a fixed point in 1 second is known as its frequency. Its unit is hertz, and 1 hertz is equal to 1 cycle per second. मीन्स एक सेकंड में ये वेव जितनी आगे चल जाए वो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये दो टर्म्स क्लियर हुए. और वेलोसिटी क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी. ठीक है, तो ये तीन टर्म्स की आपको नीड होगी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ने के लिए. ठीक है, चलिए आगे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म हम पढ़ते हैं, वो है, देखिए ये है एटॉमिक स्पेक्ट्रम. अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखिए कि जैसे कोई एलिमेंट है, आपने उसके ऊपर करंट डाली या हीट उसके ऊपर डाली अपन ने, तो उसमें से, उस एलिमेंट में से कुछ रेडिएशंस जो होंगी वो एमिट होने लग जाएंगी. ठीक है, और यदि हम फोटोग्राफिक प्लेट रख दें सामने तो उसमें एक डेफिनेट पैटर्न हमको मिलेगा, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. देखिए कैसे, जैसे सपोज ये है सनलाइट, ये लाइट का सोर्स है, आपने एक स्लिट रख दी, मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, इसके बाद हमने एक प्रिज्म रख दिया और यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दी. ठीक है, तो ये जो सनलाइट है जब इस स्लिट में से होती हुई जब प्रिज्म पे आती है, ठीक है, तो प्रिज्म की क्या क्वालिटी होती है कि वो उस वाइट लाइट को, सन की वाइट लाइट को या विजिबल लाइट को क्या करता है, 7 कलर्स में इस तरह से तोड़ देता है, और इस 7 कलर्स का बिल्कुल एक डेफिनेट पैटर्न हमको इस फोटोग्राफिक प्लेट पर मिलता है. इसको हम कहेंगे स्पेक्ट्रम. ठीक है, स्पेक्ट्रम क्लियर हुआ. अब आगे हम देखेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है. अब हाइड्रोजन का क्यों लिया हमने एग्जाम्पल? क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, अब वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के बाहर जो क्लासेस होती हैं उसमें प्रेजेंट है, फर्स्ट क्लास में. जैसे ही आप उसको हीट देते हो या उसको आप इरिटेट करते हो या किसी भी तरीके से एक्साइट करते हो, तो वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो प्रमोट करके नेक्स्ट क्लासेस में जा सकता है. ठीक है, ये बात हमको मालूम है. चलिए हम इसी चीज़ को एक बार इस डायग्राम से समझते हैं. ये क्या कहता है डायग्राम, देखिए. सपोज ये है तुम्हारा न्यूक्लियस और ये है फर्स्ट क्लास, ये है सेकंड क्लास. ठीक, हाइड्रोजन की बात हो रही है. इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट क्लास में प्रेजेंट है. अब यदि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, हाइड्रोजन यदि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, सेकंड क्लास में प्रमोट कर सकता है. और इस काम में क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी लगती है, तो वो जंप करके नेक्स्ट क्लासेस में जाएगा. हो सकता है सेकंड क्लास में जाए, थर्ड क्लास में जाए, फोर्थ क्लास में जाए. इस तरह से जितनी ज़्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा नेक्स्ट क्लासेस में वो जंप करके इलेक्ट्रॉन जा सकता है. इसी तरीके से यदि आप इस तरीके से सेकंड डायग्राम को समझो तो ये था न्यूक्लियस, क्लास फर्स्ट, क्लास 2. अब यदि एनर्जी क्या करे, जैसे यहाँ पर पहुँच गया वो, अब क्या करेगा, वो एनर्जी या वो उन रेडिएशंस को क्या कर देगा, एमिट कर देगा. और कुछ एनर्जी तो ये जंप करने में यूज़ हो गई थी, अब क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन वापस अपनी पहली क्लास में वापस आ जाएगा और कुछ एनर्जी को क्या कर देगा, एमिट कर देगा. ठीक है, और जिस कलर की रेडिएशन को वो एमिट करता है वो उस कलर का दिखने लग जाता है एलिमेंट. ठीक है, तो ये था E1, ये था E2 एनर्जी. यहाँ पर भी ये E1 और E2. तो डेल्टा E एनर्जी चेंज इज इक्वल टू, क्या सीखा हमने, E2 माइनस E1, या डेल्टा E इज इक्वल टू H न्यू से भी आप
रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये तो थी एक कॉमन बात। अब ये डायग्राम क्या कहता है समझेंगे। जैसे सपोज ये क्लासेस हैं, कई क्लासेस हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके सपोज इस क्लास में गया, हम यहाँ पर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, सपोज 5th क्लास तक वो इलेक्ट्रॉन पहुँच गया था। तो 2 तरीक़ों से वो अपनी फर्स्ट क्लास में आ सकता है। कैसे? जैसे 5th क्लास से थोड़ी थोड़ी एनर्जी एमिट करता गया, 4th क्लास में आया, फिर 4th क्लास से 3rd में आया, 3rd से 2 पे आया, 2 से 1 पे आया, मतलब धीरे 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 करके एक एक क्लास नीचे वो आ सकता है। ऐसी एनर्जी जो होगी वो कहलाती है क्वांटाइज्ड एनर्जी। क्लियर? जब रुक रुक करके सिस्टमेटिकली वो एक एक करके बैक हो। ठीक। एक दूसरा तरीका होता है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस चेंज ऑफ एनर्जी। मीन्स यदि जैसे सपोज 5th क्लास तक वो पहुंचा था और एनर्जी को वो एमिट करके क्या करे, एकदम से फर्स्ट क्लास में आ जाए, क्विक इंस्टेंट आ जाए, ऐसी एनर्जी को हम कंटिन्यूस एनर्जी कहेंगे। और जब रुक रुक करके इलेक्ट्रॉन जब बैक होगा तो वो एनर्जी क्वांटाइज्ड एनर्जी कहलाएगी। ठीक है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अब हम समझते हैं। इस डायग्राम को आपको एग्जाम में बना करके आना है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो ये n क्या है, नंबर ऑफ क्लास। ये पहली क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी, चौथी, ये हमारे एजम्पशन से 5th 6th 7th और 8th क्लास तक का हमने एक फोकस पॉइंट बना रखा है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सपोज इलेक्ट्रॉन 8th क्लास तक पहुंचा था, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके 8th क्लास तक पहुंचा। तो एक साइंटिस्ट थे, कौन से, लाइमन साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये बात नोटिस की कि यदि इलेक्ट्रॉन 8th क्लास तक पहुंचा है तो उस एनर्जी को एमिट करके वो कहाँ आएगा, फर्स्ट क्लास में ही बैक होगा। यदि इलेक्ट्रॉन 7th क्लास तक कभी किसी और कंडीशन में गया है तब भी वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, फर्स्ट क्लास में बैक होगा। फिर चाहे वो जहाँ भी गया हो, 6th में, 5th में, 4th में, 3rd में या 2nd में, मीन्स ये अलग अलग कंडीशन से इलेक्ट्रॉन चाहे जहाँ गया हो वो आएगा कहाँ, फर्स्ट लाइमन सीरीज के नाम से, मीन्स फर्स्ट क्लास में ही आएगा। और इस सीरीज को कहा गया लाइमन सीरीज। और इस ये जो एनर्जी है वो उसकी जो रेंज है वो किसके बराबर होती है, वो यूवी रीजन के जैसी होती है। ठीक है। इसके बाद एक बामर साइंटिस्ट आए बाद में, उन्होंने ये बात नोटिस की कि इलेक्ट्रॉन चाहे जहाँ गया हो, चाहे 8th क्लास हो, 7th हो, 6th हो, 5th हो, 4th हो, कहीं भी हो, इलेक्ट्रॉन चाहे जहाँ भी गया हो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, एनर्जी को एमिट करके वो आएगा कहाँ पर, वो इस 2nd क्लास में भी आ सकता है। ठीक है। और यदि वो स्टे करता है 2nd क्लास में तो वो कहलाएगी बामर सीरीज। और ये जो रेडिएशंस हैं, ये जो इसकी जो इक्वालिटी है वो विजिबल रीजन जैसी होगी। ये प्रैक्टिकल प्रूफ बात है। ठीक है। इसके बाद पाश्चन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन चाहे जाए जहाँ, वो 3rd क्लास में आकर के भी रुक सकता है और वो रेडिएशंस इंफ्रारेड जैसी होंगी। पाश्चन ने ये कहा। इसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट साइंटिस्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉन चाहे जहाँ, वो कहाँ पे भी रुक सकता है, 4th क्लास में रुक सकता है, लेकिन इसकी जो रेंज होगी वो इंफ्रारेड रीजन जैसी होगी। ठीक है। फर्स्ट क्लास में रुके तो यूवी रीजन जैसी, 2nd क्लास में आकर स्टे करे तो विजिबल, 3rd में इंफ्रारेड जैसी, 4th में इंफ्रारेड जैसी और 5th में भी उसकी रेंज इंफ्रारेड रीजन जैसी होगी। ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बना करके आना है। ठीक है। इसको अपन बोलते हैं डिफरेंट सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है। इसके बाद आप एग्जाम में ये एक टेबल बना के आओगे। ये टेबल क्या बता रहा है देखेंगे। मैंने यहाँ पर डिफरेंट सीरीज लिख ली, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और पफन। ठीक। अब लाइमन सीरीज में क्या होगा कि यहाँ पर n मीन्स 2 3 4 5 लिखा हुआ और 2n = 1, मतलब वो पहली क्लास में आएगा। कहाँ कहाँ से आ सकता है, 2nd से, 3rd से, 4th से, 5th से, 6th से, 7th से, 8th से, कहीं से भी आ सकता है लेकिन आएगा 1 पे। इसी तरीके से बामर सीरीज, ये इलेक्ट्रॉन जो होगी बामर के अकॉर्डिंग 2nd क्लास में आकर के स्टे करेगा, चाहे वो आए कहीं से भी। ठीक है। इसी तरीके से सारी है। पाश्चन सीरीज में 3rd क्लास पे स्टे करेगा, आएगा 4th 5 6 7 8 से, कहीं से भी आ सकता है। तो आपको एक ये टेबल एग्जाम में बना करके आनी है। मीन्स क्या सीखा आपने, इन लाइन ऑब्टेन ड्यू टू ट्रांजिशन
of excited electron from higher energy level to first energy level are grouped as Lyman series. Similarly, the lines produced due to transition of elements from higher energy level to second, third, fourth and fifth energy levels gives lines grouped as Balmer, Paschen, Brackett and Buffon series. अपना series clear? ठीक, एक और डायग्राम या टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप बना के आएंगे एग्जाम में. देखिए ये और शॉर्ट में सारी सीरीज़ के नाम लिख दिए. ये रीज़न है उनके कि लाइमन सीरीज़ का रीज़न कौन सा है, यूवी, पाश्चन का आईआर, फंड का आईआर, बामर का विजिबल और ब्रैकेट का आईआर. ठीक, और लाइमन का जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि N1 मीन्स क्या है, जो उसकी डेस्टिनी थी वो क्या थी, 1 थी, और आया कहाँ से था, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किसी से भी आ सकते. ऐसे सभी के आप इस तरह से टेबल में आप उसकी रेंज, आप उसकी डेस्टिनी और वो कहाँ से उसने अपना सफ़र किया है ना, वो आप बताएंगे. क्लियर हुआ? फिर लास्ट में आप एक ये फाइनल फार्मूला बता देना कि 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू आर और ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, ये लैम्डा क्या है देखेंगे. ये पैरा भी आप लिख करके आ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है. देखिए, लैम्डा इज द वेव लेंथ एंड न्यू बार इज अ वेव नंबर. ठीक है, और N1 क्या है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, और N2 क्या है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, और R जो है वो एक कांस्टेंट है जिसको अपन रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, और इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो है 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, तो ये था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. आपको ये 2 टेबल्स बनानी है, ये फाइनल फार्मूला लिख के आना है, ये जो भी टर्म्स हैं इसको क्लियर बताना है, और इसके अलावा आपको ये वाला डायग्राम बनाना है. ये दोनों क्वांटाइज्ड और कंटिन्यूस एनर्जीज के डायग्राम बनाने हैं, और आपको ये बताना है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेगा, और एनर्जी एमिट होगी तो इलेक्ट्रॉन बैक करता है. तो इस तरह से कंप्लीट हुआ हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम.